1857 की क्रांति में किस व्यक्ति ने कहाँ पर नेतृत्व किया और उसका किस अंग्रेज ने दमन किया, ये हम देख लेते हैं। साथ के साथ एक इस कहानी पूरी कहानी को एक ब्रीफली नोट में दे देता हूँ कि कैसे शुरू होती है। देखो सेना का जो सबसे पहला विद्रोह होता है, वो 1857 में नहीं हो रहा, 1806 में होता है पहला विद्रोह। ठीक, उसके बाद में बेलूर का विद्रोह, उसके बाद दूसरा विद्रोह होता है 1824 में जो सेना के अंदर रहकर सैनिकों ने किया। इस आधार पर किया, कभी उनको बर्मा भेजा जा रहा है लड़ने के लिए समुद्र पार करके, तो समुद्र पार करना हिंदू धर्म में पाप के समान समझा जाता था। दूसरा, कभी उनको चमड़े का लगा हुआ हैट पहनाया जा रहा है, तो पगड़ी उतार कर पहना गया, उसमें पंख लगा हुआ है पक्षियों का, तो वो सब पाप के दायरे में आता था हिंदू संस्कृति में। तो जिसकी वजह से सेना में पहले भी विद्रोह हो चुका है। अब ये बहुत लंबे समय से चला हुआ आ रहा था। उस बहुत लंबे समय का एक साथ गुस्सा फूटता है 1857, पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सेना का विद्रोह कहाँ से शुरू हो रहा है? तो सीधा-सा है, सेना का विद्रोह मंगल पांडे कर रहे हैं। अ, इसका 1857 का विद्रोह मंगल पांडे कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा विद्रोह हो रहा है, जो क्रांति हो रही है मेरठ से शुरू। जबकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि मंगल पांडे, मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है कि 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। जब 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, तो 10 मई को क्रांति कैसे शुरू हुई? तो इसका पता होना चाहिए। तो थोड़ा-सा एक ब्रीफली नोट मैं दे देता हूँ कि हुआ क्या है, देखो एक पुस्तक है जो वीडी सावरकर ने लिखी है, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है कि 1857 की क्रांति पहला संग्राम थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ, वो पहली क्रांति थी। तो 1857 की क्रांति के नाम से ये वीडी सावरकर लिखते हैं और उसमें पूरी उसकी व्याख्या करते हैं। तो है क्या कि मंगल पांडे कहाँ पर हैं? यहाँ पर देखो करना क्या है, हमें ब्रीफली ये देखना है अभी इस क्लास में, किस कहाँ पर किस सेंटर पर, किस जगह पर, कौन नेता बना और किस अंग्रेज ने दमन किया। लेकिन उसको एक बार एक प्रारूप को हल्का सा समझ लें कि देखो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हो रही है, वो मेरठ से नहीं हो रही है। मतलब जो विद्रोह हो रहा है, वो मेरठ की जगह ना होकर बैरकपुर हो रहा है, यानी कि बंगाल में। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पहला विद्रोह हुआ और उसको किसने किया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे वहाँ पर सैनिक हैं, है कहाँ के ये? अवध के हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मंगल पांडे हैं अवध के, इनके नाम से नगर बनता है मेरठ में मंगल पांडे नगर, और ये तैनात हैं, ये सैनिक हैं कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में बंगाल की। कौन-सी बटालियन में? तो 34वीं बटालियन में, 34th बटालियन में। अब ये बैरकपुर में है, तो इनको क्या किया जाता है, यहीं पर क्या हो रहा है, 1856 के दिसंबर में एक राइफ़ल बदली जाती है, जो पहले बंदूक होती थी, तो वो ब्राउन बेस बंदूक होती थी। उसकी जगह एक नई राइफ़ल आती है, न्यू इनफ़ील्ड राइफ़ल, उसको चेंज किया जाता है। अब जब उसको चेंज किया गया, तो उसमें ऐसी बातें बनी, लोगों ने ये कहा कि इसमें जो कारतूस है, कारतूस को उसके मुँह से खोलना पड़ता था, ठीक है? ढक्कन को। अब जब मुँह से खोल रहे हैं, तो टाइट था, उसको खोलने के लिए मुँह से जब खोला गया, तो उसमें ये बोला गया कि उसमें चर्बी मिली हुई है, और चर्बी किसकी मिली हुई है? तो गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो गाय को छूना, मुँह से काटना हिंदू के लिए पाप था, और सूअर को छूना मुस्लिम के लिए। तो दोनों ने मिलके इस क्रांति में शामिल हुए, दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। इस क्रांति में कौन शामिल नहीं हुआ? तो देखो पंजाब वाला क्षेत्र शामिल नहीं होता है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जो नेता थे वो इसमें शामिल नहीं होते। उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग इसमें शामिल नहीं होता, जमींदार वर्ग शामिल नहीं होता है, कृषक, खेती, किसान लोग शामिल नहीं होते हैं। तो ये विद्रोह एक लिमिटेड दायरे में रह गया, मतलब केवल सेना के द्वारा, या फिर जिन लोगों ने खास तौर से ये उनके द्वारा हुआ, जैसे ये हैं रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहेब हैं, जिनको हटा दिया गया था, मतलब जिनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिन्हें मतलब उनको राजा ही नहीं बनने दे रहे हैं, ठीक है? उन्होंने विद्रोह किया, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मंगल पांडे यहाँ पर पहली बार क्या कर रहे हैं, 29 मार्च को मंगल पांडे ने क्या किया, मना कर दिया कि मैं इस चर्बी लगे कारतूस को नहीं खोलूँगा, ब्राह्मण है, तो मैं इस चर्बी लगे कारतूस को नहीं खोलूँगा। हैं कहाँ के? अवध के हैं, बैरकपुर में तैनात हैं। पूछा जाता है कहाँ पर? तो 34वीं बटालियन में। जब विद्रोह किया, साथ में और भी लोगों ने, लेकिन मंगल पांडे को इस बात पर ज़बरदस्ती किया गया कि ये खोलना पड़ेगा। उन्होंने मना किया, तो उसी के चलते हुए ये उसको मना कर देते हैं और सीधा अंग्रेज़ों को मार देते हैं। इनको फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल को। ये बात धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब जगह फैलने लगी, और धीरे-धीरे सब जगह फैलने लगी। तो ये बैरकपुर में पूरा विद्रोह नहीं हो रहा है, पूरी क्रांति बैरकपुर से शुरू नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्रांति हम किसको कहेंगे? क्रांति कहेंगे हम, जब कुछ लोग मिलकर, कुछ लोग का मतलब एक पूरा वर्ग मिलकर, और एक
उसको आगे लेके चले। तो यहाँ से केवल एक एक व्यक्ति विद्रोह कर रहा है, एक व्यक्ति विद्रोह कर रहा है और वो उसको क्रांति के रूप में नहीं चला पा रहा, ठीक है? क्रांति के रूप में कौन चला रहा है? क्रांति के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ सारी बटालियन मिलके चलाएगी, कहाँ से? मेरठ से। तो क्या हुआ है कि बैरकपुर में जब ये बात हो गई है तो वहाँ से सभी जगह इस बात को मतलब बात फैल गई है कि एक सैनिक को फांसी दे दी गई है इस बिहाफ़ पे कि केवल कारतूस खोलने हैं, ज़रूर खोलने हैं, उसको मजबूरी है, ठीक है? ये बात जब यहाँ पर पहुँचती है मेरठ में तो मेरठ के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जब कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया तो उन लोगों को मतलब मना कर दिया कि हम इस कारतूस को नहीं खोलेंगे, मुँह से हम नहीं छुएँगे। क्योंकि मेरठ में भी वही ब्राह्मण सैनिक तैनात हैं अवध के। जब उन्होंने मना किया तो उनको ज़बरदस्ती किया गया, उन्होंने मना करके विद्रोह कर दिया सीधा-सीधा कि हम नहीं खोलेंगे और अंग्रेज़ों के ऊपर क्या इनकार करने की वज़ह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुछ को सज़ा दे दी और बाकी को बर्खास्त कर दिया, ठीक है? निकाल दिया। अब ये बात पूरे मेरठ पूरी छावनी में फैल जाती है और उस समय पर 2 ही बड़ी छावनी होती थी, एक बैरकपुर बंगाल की छावनी और दूसरी मेरठ की छावनी। तो मेरठ वाली छावनी में पूरी छावनी में ये बात फैल जाती है कि सेना से बर्खास्त कर दिए गए लोग और बर्खास्त तो चलो देखा जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को सज़ा दी जा रही है। अब कुछ लोगों को सज़ा दी जानी है नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे, ठीक है? अब उनको ऐसा भी हो सकता है कि फांसी की सज़ा दी जाए। पूरी छावनी में अंदर ही अंदर ये बात जब फैली तो अंदर ही अंदर सैनिकों ने ये डिसाइड किया कि मिलके हम अपने सैनिक भाइयों को बचाएँगे और ये अंग्रेज़ जो अत्याचार कर रहे हैं, इस तरीके से अपनी मनमानी चला रहे हैं, इसके इसके खिलाफ कुछ करेंगे। सब लोगों ने मिलके ये 9 मई की बात है, जब ये सब हुआ था, जब सैनिकों ने मना किया था। तो 10 मई को पूरे पूरी छावनी ने क्या किया, पूरी छावनी ने एक साथ पूरी तरीके से विद्रोह किया और जो जिन सैनिकों को सज़ा दी गई थी या सज़ा फांसी दी जा सकती थी, उनको छुड़ाया और छुड़ाकर अंग्रेज़ों को मारा और मारने के बाद वो सीधे अब उनको नेतृत्व करने वाला कोई है नहीं, तो वो सीधे पहुँचते हैं 1 दिन बाद के मतलब उस समय पर जा रहे हैं मेरठ से दिल्ली जाने में समय लग रहा है, तो मेरठ से वो लोग सीधा दिल्ली पहुँचते हैं। क्योंकि दिल्ली में नेतृत्व करने के लिए हमारा जो उस समय पर शासक हुआ करता था, वो था बहादुर शाह जफ़र। मुगलों में से उत्तर मुगल में से एक शासक चला हुआ आ रहा था, जो दिल्ली पर अधिकार रखता था और जिसके अंडर में सभी लोग आते थे, ठीक है? तो अब नेतृत्व करने के लिए इन लोगों को ज़रूरत थी किसी किसी कमांडर की, ठीक है? तो वहाँ पर कौन नेता बनता है? बहादुर शाह जफ़र। ये बहादुर शाह जफ़र को जाकर बोलते हैं कि आप लोग आप हमारा ये कीजिए, हम आपको नेता मानते हैं। कि बहादुर शाह जफ़र को पहले ही अंग्रेज़ों ने बाहर निकाल दिया, महल से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं, बाहर निकाल दिया है और उनको बिल्कुल अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तो बहादुर शाह जफ़र पहले से थोड़ा-सा डरे हुए हैं, लेकिन उनको बोला गया जब कि हम इतने लोग साथ हैं, सब लोग साथ हैं। दूसरा ये बख्त खां, बरेली का था, ये भी वहाँ पर पहुँच जाता है कि मैं नेतृत्व करूँगा, मैं सेनापति बनूँगा। इसने सेनापति के रूप में काम किया। तो बहादुर शाह जफ़र साथ में हो जाते हैं और नेता बनते हैं इन लोगों के। एक बात ध्यान रखनी है कि बहादुर शाह जफ़र की पत्नी है कौन? ये बेगम हज़रत महल नहीं है, बेगम जीनत महल, नाम आता है कई बार। बेगम जीनत महल इनकी पत्नी है बहादुर शाह जफ़र की। 3 पुत्र हैं, उन तीनों पुत्रों को क्या किया जाता है जब इसने इनका साथ दिया सैनिकों का, उन तीनों पुत्रों को वहीं लेके दरवाजे पर खड़ा होकर गोलियों से भून दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। अब ज उनको मार दिया, बहादुर शाह की हिम्मत टूट जाती है। बहादुर शाह को क्या किया जा रहा है, पकड़ लिया जाता है दोबारा से। ये आगे की कहानी सुना रहा हूँ मैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये कहानी सारे में फैलेगी ये क्रांति। तो इनको पकड़ लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है। 1862 में इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इनकी समाधि पर भी लिखा हुआ है रंगून में कि ये इतना बदनसीब था कि इसको अपनी अपनी मातृभूमि भी प्राप्त नहीं हुई मरने के बाद में। तो कौन था? बहादुर शाह जफ़र, ठीक है? अब क्या हो रहा है देखो, इसको जो दबाने वाला था इस विद्रोह को वो निकोलसन और हडसन था। निकोलसन क्या है? निकोलसन अंग्रेज सेनापति है। निकोलसन की इसमें मृत्यु हो जाती है, मतलब मर जाता है। फिर हडसन आ जाता है बाद में, ठीक है? तो ये बहादुर शाह जफ़र। अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, ये सारे में पूरे हिंदुस्तान में ये क्रांति फैलेगी, तो उसमें ध्यान रखना है कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे। तो लखनऊ में बेगम हज़रत महल हैं। बेगम हज़रत महल कौन है? इनके पति नहीं है, ठीक है? इनका बेटा है विर्जिस कादिर। फिरज़िस कादिर अभी छोटा है, अल्पवयस्क है, वयस्क नहीं हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है पूरा, तो उसको गद्दी पर बैठाकर और ये खुद शासन करती है, कौन? बेगम हज़रत महल। और पहले से ही डलहौजी को अगर हम देखें, तो वो पहले से ही राजे हड़प की नीति रखता था और राजे हड़प के तहत अगर किसी का वारिस वयस्क नहीं है या फिर किसी का वारिस ही नहीं है, मतलब किसी का बेटा नहीं है या फिर उसने गोद लिया है किसी को, तो गोद लिए हुए बेटे को नहीं मानेगा
किसी अगर पूरा बड़ा व्यक्ति नहीं है, तो उसको नहीं मानेगा, वयस्क नहीं है तो नहीं मानेगा, तो उसके तहत इस इनके राज्य को मानने से मतलब इनको हटा दिया गया है, बेगम हज़रत महल को। इसी बात को लेकर ये एक समूह मतलब अपना पूरा इनके खिलाफ विद्रोह कर देती है अंग्रेज़ों के खिलाफ। कहाँ पर? लखनऊ में, ध्यान रखना है लखनऊ। अब इनके साथ क्या होता है तो इनका जो विद्रोह को दमन करने वाला है वो कैंपबेल। कैंपबेल यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर पहुँचने के बाद इनका विद्रोह का दमन करता है, ठीक है? इनको ये पकड़ने से बच जाती हैं, ये पहुँच जाती हैं कहाँ? नेपाल, नेपाल की तरफ चली जाती है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो पूरी कहानी को संक्षेप में बता रहा हूँ, पूरी क्रांति को। थोड़े कम समय में ही बता रहा हूँ, जितना ज़रूरी है एक रिवीजन के तौर पर या ये कह लो जो मेन चीज़ें हैं, पूरी कहानी को अगर पढ़ना है तो हम लोग अलग से डिटेल में समझेंगे ही, फिलहाल जल्दी में थोड़ा-सा। तो बेगम हज़रत महल चली जाती हैं कहाँ पर? नेपाल की तरफ। अब आते हैं झांसी में, झांसी में पहुँच रही हैं कौन? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का क्या है? इनका पुत्र है और वो क्या है? दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है, जिसको ये नहीं मान रही हैं। अंग्रेज़ नहीं मान रहे हैं, ठीक है? जब अंग्रेज़ इनके पुत्र को नहीं मान रहे हैं, तो ये विद्रोह कर देती हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है? इतना तगड़ा विद्रोह था, पूरी पूरी क्रांति में इतना तगड़ा विद्रोह था कि इसको खुद जो इनका दमन करने वाला था, वो था जनरल ह्यू रोज। ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना किसका दमन किसने किया, इस विद्रोह को किसने समाप्त किया, इस बात को याद रखना है। तो जनरल ह्यू रोज है, जो इनका दमन करता है, वो जनरल ह्यू रोज क्या करता है कि रानी लक्ष्मीबाई को ये रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर दोबारा से लिखा हुआ है ग्वालियर में, तो यहाँ से झांसी से ग्वालियर पहुँच जाती हैं। पहले झांसी में लड़ रही हैं, फिर झांसी से ग्वालियर पहुँचकर वहाँ पर लड़ती हैं और वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। तो जनरल ह्यूरोज खुद बोलता है कि ये पूरी क्रांति मतलब पूरा जो विद्रोह था, अंग्रेज़ तो विद्रोह बोलेगा, हम लोग क्रांति बोलेंगे। ठीक है? विद्रोह मतलब किसी ने भी हमारे खिलाफ कुछ किया है और क्रांति मतलब हमने अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ किया है। ठीक है? तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये बोलता है कि ये एकमात्र ऐसी महिला होने के बावजूद भी ये पुरुषों से भी ज़्यादा बड़ी एक मतलब वीर थी। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर मृत्यु हो रही है इनकी? ये वीरगति को प्राप्त हो रही हैं ग्वालियर में, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है? वैसे ही नाना साहब हैं, नाना साहब कौन हैं? बाजीराव द्वितीय जो पेशवा हुआ करते थे, अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, तो उनके पुत्र हैं नाना साहब। इनकी पेंशन को बंद करवा दिया गया था, वही दत्तक पुत्र हैं, तो उसके आधार पर इनकी पेंशन को अंग्रेज़ों के द्वारा बंद करवा दिया गया। जब बंद करवा दिया गया तो इनकी तरफ से इनके सेनापति हैं तात्या टोपे। इनका नाम ध्यान रखना है थोड़ा-सा, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम है मनु या मणिकर्णिका, इनका नाम है धोंदू पंत, जो असली नाम है पुराना नाम तो धोंदू पंत। इनका नाम है तात्या टोपे का रामचंद्र पांडे, ठीक है? तो ये सेनापति हैं, इनको क्या किया गया है, कैंपवेल है, तो कैंपवेल यहाँ पर पहुँचता है, इनका इनकी जो विद्रोह था उसको दमन करता है। ये तात्या टोपे पहुँच जाते हैं कहाँ पर? ग्वालियर, कानपुर से। तो जब लड़ाई होती है उसमें हार रहे हैं तो वहाँ ये ग्वालियर पहुँच जाते हैं, ग्वालियर में जाके लड़ते हैं और लड़ते-लड़ते ये भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर नाना साहब क्या करते हैं? नाना साहब भी नेपाल की तरफ चले जाते हैं। तो ये कानपुर, बिठूर भी आ जाता है, कानपुर भी आ जाता है, तो यही कर रहे हैं। ग्वालियर में ये दोनों पहुँच रहे हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। तो थोड़ा-थोड़ा सा इसको टाइम को याद रखें। इसके अलावा एक ये व्यक्ति हैं बाबू कुँवर सिंह, कहाँ पर? बिहार में, बिहार के जगदीशपुर में हैं बाबू कुँवर सिंह। इनको स्पेशली याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जो अंग्रेज़ों से नहीं हारे। पूरी 1857 की क्रांति में बाबू कुँवर सिंह सबसे वीर योद्धा माने गए हैं, जो अंग्रेज़ों से नहीं हारे और स्वयं ही अपनी घायल हो गए और उसके बाद में जाकर ये स्वयं ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बाबू कुँवर सिंह और अमर सिंह कहाँ से लड़ रहे हैं? जगदीशपुर और बिहार से। ठीक है? ये ये शुरुआती समय है, जो शुरुआत हुई है 1858-59 तक ये सारा विद्रोह समाप्त हो जाएगा। तो ये शुरुआती समय है, जो भी लिखा हुआ है, कब शुरू हुआ। तो ये इनका दमन कौन कर रहा है? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो विलियम टेलर को ध्यान रखना है थोड़ा-सा, विलियम टेलर कहाँ पर? बिहार जगदीशपुर में दमन कर रहा है। उसके बाद आते हैं बरेली में। बरेली में कौन है? खान बहादुर खान। ठीक है? मैंने बताया कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ इस क्रांति को लड़ रहे हैं और लड़ कौन रहा है? जिनको अधिकारों से वंचित किया जाएगा, केवल वो वर्ग लड़ रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। सिंधिया नहीं लड़ रहे हैं, ग्वालियर के लोग नहीं लड़ रहे हैं और पंजाब नहीं सिख नहीं लड़ रहे हैं, ठीक? तो कुछ लोग इनका साथ देते हैं अंग्रेज़ों का, जो नहीं लड़ रहा है वो साथ देगा, जमींदार हैं वो साथ देंगे। जो जिन लोगों को ये बोल दिया गया कि आपकी रियासतें आपको दे देंगे, अंग्रेज़ों के द्वारा ये बोल दिया गया, वो लालच में आके वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाएँगे। खास केवल एक वर्ग ही लड़ेगा। इनको बरेली के
खान बहादुर खान को किसने किसने दमन किया? विंसेंट आयर ने, यही विंसेंट आयर, ठीक है? तो ये दमन करता है। इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया वो किसने किया? लियाकत अली, ये अली है, असी लिख गया, लियाकत अली ने, ठीक है? इनको कर्नल नील ने, यहाँ पर इलाहाबाद में कर्नल नील और फैज़ाबाद में भी कर्नल नील, यानी कि जो अवध के क्षेत्र में चल रहा है, अवध का पता होगा, ये फैज़ाबाद, अयोध्या, ये वाला क्षेत्र इलाहाबाद, ये सब क्या अवध के क्षेत्र में, इलाहाबाद के क्षेत्र में कौन कर रहा है? कर्नल नील, ठीक है? दमन कर रहा है। इलाहाबाद में कौन चल रहे हैं नेता? लियाकत अली, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद में। फ़तेहपुर में अज़ीमुल्लाह, ये चल रहे हैं फ़तेहपुर में, और रानी अवंतीबाई, ये उल्टा लिख गया है। मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई चल रही है। ठीक है? तो ये मुख्य-मुख्य मैंने बता दिए हैं। अब देखो ये 1857 की क्रांति सफल क्यों नहीं होती है? तो सफल होने का रीज़न था कि केवल एक खास वर्ग लड़ रहा है। दूसरा, एक पूरी तरीके से सुनियोजित संग्राम नहीं था। अंग्रेज़ लड़ रहे हैं राइफ़ल-वाइफ़ल से, और हम लड़ रहे हैं डंडे, तलवार इनसे, तो उसका फ़र्क पड़ा। बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो वो सारी एक क्रम में चलता है कि क्रांति कहाँ से शुरू हुई है, क्रांति के कारण क्या हैं, उनके आर्थिक कारण क्या हैं, सामाजिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, तात्कालिक कारण क्या है, सैन्य कारण क्या है। पहले कारण हमें समझने पड़ते हैं, फिर उसके बाद में क्रांति का स्वरूप क्या है। जैसे वीडी सावरकर लिखते हैं ये कि 1857 की क्रांति पहला संग्राम था, महासंग्राम था। तो उस तरीके से उसके बाद में कि ये संग्राम कहाँ-कहाँ, किस-किस तरीके से चला, किन लोगों ने नेतृत्व किया, और फिर उसके बाद में आता है कि ये जब समाप्त होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखो ये असफल होकर भी ये क्रांति सफल रही। पहली बात, असफल क्यों रही? तो कारण सबको पता है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और ये सादा तरीके से नेतृत्व का यहाँ पर अभाव है, और वहाँ पर कुशल सेनापति आ रहे हैं अंग्रेज़ों के, ठीक है? तो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उनमें से एक मुख्य चीज़ आती है कि इसका प्रभाव क्या रहा? तो असफल होकर भी सफल हो रही है, क्यों? क्योंकि 1858 में जब ये क्रांति खत्म होती है, सब जगह दमन कर दिया जाता है। 1858 में एक एक्ट आता है, कौन-सा? एक घोषणा पत्र सुनाया जाता है इलाहाबाद में, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, और उसमें लिखा हुआ था, वो डिटेल में संक्षेप में सुना देता हूँ मैं डिटेल को उसको। क्या है, जो अभी तक कानून चल रहा था, उन कानूनों में बदलाव होंगे। अभी तक धर्म के आधार पर आपको धार्मिक मान्यताओं को मानने को बंदिश थी, नहीं मान सकते थे। अब आप अपने धर्म के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी जो कंपनी का शासन चलता था 1857-58 तक कंपनी का शासन चला। कंपनी कौन-सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी, सरकारी नहीं थी। सरकार का केवल नियंत्रण हुआ था 1773 और 1784 के कुछ एक्ट के द्वारा, एक मात्र थोड़ा-सा नियंत्रण हुआ था। उस नियंत्रण और उस सब को कंपनी को ही खत्म कर दिया। अब सीधा किसके हाथ में आ गई है पावर? ब्रिटिश सरकार के हाथ में है। मतलब 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन हो जाता है। और साथ में जो अभी तक गवर्नर जनरल चल रहा था, जैसे उस समय पर कौन गवर्नर जनरल है, याद होगा? कैनिंग। तो वहाँ पर कौन हो जाता है, अब वो वायसराय हो जाता है। तो गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय बन जाता है। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश संसद है, उस ब्रिटिश संसद में यहाँ के लिए प्रतिनिधि रखा जाता है, जिसको बोला जाता है राज्य सचिव। राज्य सचिव, तो वो सचिव बन जाता है वहाँ पर एक प्रतिनिधि है, यहाँ पर एक प्रतिनिधि है। यहाँ वाले को बोल रहे हैं वायसराय, वहाँ वाले को बोल रहे हैं क्या, ये सचिव। तो इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, कंपनी का शासन खत्म हो गया है, और धार्मिक रूप में जो भी आप काम करना है, आप कर सकते हैं। जो हड़पे हुए राज्य थे, वो लौटा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत उसको सबसे पहला क्षेत्र कौन-सा था? सतारा, ये भी ध्यान रखना है। चलो ये मैंने सारा बता दिया, संक्षेप में बताया बिल्कुल। इसे डिटेल में, बहुत डिटेल में अगर समझना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे, किस तरीके से किसने क्या कहा इस संग्राम को, तो वो हम अलग से करेंगे। उसके लिए आप सारथी के साथ बन जाइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा। मिलते हैं अलग अलग किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।